नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ और जिसके ऊपर मुझे एक्यूरेसी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे कंपनीज के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक बेसिकली देखा है तो एक प्राइवेट बैंक के नाम से जाना जाता है। फिर भी आईडीबीआई बैंक का जो प्रोमोटर है वो टोटली सरकार है। सरकार है इसका मतलब क्या है, 94% का जो होल्डिंग है उनमें से एलआईसी के पास होल्डिंग है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होल्डिंग है। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा सारी डिटेल्स। आप देख सकते हैं एलआईसी के पास कितना होल्डिंग है, 49.24%। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कितना, 45.48% का। मतलब बेसिकली इंडिया की जो मतलब दिग्गज सबसे बड़े इन्वेस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस दोनों के ही पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। तो क्या बाकी लोग इन्वेस्टमेंट किया है? हाँ, बिल्कुल किया। इंस्टीट्यूशन ना के बराबर है। जैसे डीएस के पास 0.15% और एफएस के पास 0.45% और पब्लिक गवर्नमेंट के पास 0.01% और पब्लिक के पास 4.67%। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि अगर कंपनी बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग के रूल्स के हिसाब से तो प्रोमोटर के ऊपर होल्डिंग ना के बराबर होना चाहिए था। तो ऐसे क्या है कि आईडीएफसी बैंक को एज ए प्राइवेट बैंक के हिसाब से देखा जाता है और आईडीसी बैंक के ऊपर इतना ज़्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट मतलब प्रोमोटर लेके रखा है। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से तो प्रोमोटर के पास इतना होल्डिंग नहीं होना चाहिए। प्रोमोटर के पास तो 75% के नीचे होल्डिंग होना चाहिए। तो देखिए, रूल्स तो है ही, मगर अभी तक रूल्स को अभी तक यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया गया। अगर मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो डेटा है उस डेटा के बारे में बात करूँ, अभी भी इसका मार्केट कैप अराउंड 89,000 करोड़ के आसपास है, 1 लाख करोड़ से कम है। कंपनी के कुछ गुड पॉइंट्स है, जैसे कंपनी के आर ओ सी एंड आर ओ ई के बारे में बात करूँ तो मुझे आर ओ ई अच्छा देखने को मिलेगा। और कंपनी का डेप 0.79% के आसपास है, क्योंकि कर्जा अगर ज़्यादा नहीं लेंगे तो कंपनी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बिजनेस करने के लिए फाइनेंस कंपनी को हमेशा कर्जा ज़्यादा लेना पड़ता है। अभी कंपनी के ऊपर सेल्स का आंकड़ा बहुत शानदार है और कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ भी बहुत शानदार देखने को मिला। अभी चलो एक चीज़ मैं आपको नोटिस करा देता हूँ, कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो एकदम सस्ते में आपको देखने को मिलता है और आपको इनकम भी ज़बरदस्त देखने को मिले। क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो पिछले बार का जो सेल्स था, लास्ट कुछ क्वार्टर्स का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो सेल्स है, रेवेन्यूज है, वो लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस इंटरेस्ट को कंपनी रिपेमेंट किए, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, 630 करोड़ से 740 करोड़, 1200 करोड़ और 1600 करोड़। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो किस हद तक, किस लेवल तक कंपनी खुद को बढ़ा चुके हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1200 करोड़ से डायरेक्टली 1600 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिले। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का एक नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला है। क्या इस नेट प्रॉफिट के बेस्ट ग्रोथ के कारण कंपनी के ऊपर कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था? हाँ, बिल्कुल बना था, जिसके ऊपर मैंने ट्रेड भी लिया था, क्योंकि कंपनी के ऊपर लंबा सा जर्नी के बेसिस में एक कप विद हैंडल पैटर्न बना। तो पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी इस जगह पे रिटेस्ट किया। उसके बाद कंपनी के देखिए टारगेट होने से पहले ही कंपनी रिटेस्ट किया, मतलब कंपनी वापस आया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर जो जो टारगेट अचीव होने का जगह से ही कंपनी बाउंस मतलब वापस आया। क्या मैंने इस जगह पे टारगेट बुक कर पाया? बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा था कि कंपनी जिस तरीके से बाउंस बैक कर रहे थे वो टारगेट को टच करके ही वापस आएगा। तो मैं इस दिन एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था और मैंने इस चीज़ों को देख नहीं पाया। अगर मैं देखता कि इस तरीके से कुछ सिचुएशन बन रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। फिर भी कोई बात नहीं, अभी मुझे टारगेट मिलेगा तो जरूर, मगर टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से वोलेटिलिटी है मार्केट में तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है टारगेट पाने में। कोई बात नहीं, टारगेट अगर मिले तो टाइम लग सकता है, फिर भी 54% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो हमेशा मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ, जब भी आप एंट्री ले रहे हैं किसी कंपनी के ऊपर तो हमेशा आपको टारगेट के आसपास जाने से पहले ही आपको टारगेट के जो प्री ऑर्डर है उसको लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि टारगेट होने से पहले ही वापस आ सकते हैं। तो उसके आसपास गए तो टारगेट आप अचीव भी कर सकते हैं। ये आपके रूल्स के हिसाब से आपको काम करना है। तो मेरे रूल्स हमेशा कहते हैं कि जब भी टारगेट अचीव हो तब भी टारगेट को अचीव करना चाहिए, नहीं तो वेट करिए। अगर कंपनी अच्छा है तो उसके ऊपर इंतजार करना बेकार नहीं जाएगा, वो बाद में आपको जरूर टारगेट अचीव कराएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर बातचीत करूंगा।
देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर बात करें तो कंपनी के ऊपर लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और जिस तरीके से इन मतलब लिस्टिंग होने के बाद कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला है। इसको देखकर बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट होगा कि ये कंपनी खत्म होने वाला है। अगर मैं आपको बता दूं इस तरीके से सिचुएशन एलआईसी के ऊपर भी हुआ, इस तरीके से सिचुएशन जोमेटो के ऊपर भी हुआ, इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है जो लिस्टिंग होने के बाद भी बिग क्रैश हुआ था और आज कहाँ से कहाँ तक है। उज्जीवन बैंक, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे कंपनीज को आप चेकआउट कर लेना। लिस्टिंग होने के बाद बिग क्रैश हुआ, उसके बाद रिकवरी किया। क्यों रिकवरी किया? क्योंकि उसका फाइनेंशियल अच्छा खासा था। अगर मैं फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात करूँ तो क्वार्टरली आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हर साल में इंक्रीज होता देखने को मिले, तो हर क्वार्टर्स में इंक्रीज होता देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 148, 217, 160, 170, 157, मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिला है। जब नेट पे प्रॉफिट इतना शानदार तरीके से पॉजिटिवली ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ पे एक मैसिव जंप होने का चांसेस हमेशा बन जाते हैं। तो अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपको बता दूं। कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी हाथ किसके ऊपर है? टाटा मोटर्स का, क्योंकि टाटा मोटर्स इसका सबसे बड़ा क्लाइंट्स है और टाटा मोटर्स सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इसी को मिलता है, तो इसी को देता है। कितना ऑर्डर्स और कितना प्रोजेक्ट कंपनी को मिला सबसे पहले मैं दिखाऊंगा फिक्स्ड एसेट परचेज में। कंपनी इस बार 92 करोड़ का फिक्स्ड एसेट परचेज किया, आज तक की हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट परचेज है। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर अगर मैं देखा जाए तो कंपनी के आदर्स एसेट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कंपनी का ट्रेड कितना मिला। इस बार कंपनी के 1150 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला, मतलब अच्छे अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी को प्रोजेक्ट में मिला। और उसी बेसिस में कंपनी के हाथ में जो कैश है वो कितना है? 900 करोड़। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के पास कर्जा है 250 करोड़, क्या वो मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं। हाथ में तो कर्जा कैश भी 900 करोड़ है, उस पैसे से ही वो इजीली कर्जे को मिटा सकते हैं। तो बाकी रिजर्व अच्छा खासा है और फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है। तो जो कंपनी का सारे चीज पॉइंट्स अच्छा खासा है तो उसमें ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी लोगों के मन में यही डाउट होगा कि इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग रहा है। देखिए इंस्टीट्यूशन पहले जो इन्वेस्टमेंट किया वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद आपको ये भी दिखेगा तो फिर से वो बाइंग किया और उसका बाइंग का कैंडल आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। यही होता रहता है मार्केट में। तो बेसिकली अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेंड नहीं है। मैंने एक डिसीजन लिया कि जब इस पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तो मैं कुछ डिसीजन पॉजिटिवली लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। देखिए फाइनली जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न का मैं इंतजार कर रहा था वो टच करके ही कंपनी बाउंस किया है। तो वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप ध्यान से देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या बना? बाइंग रेंज बने। और ये जो बाइंग रेंज बने इसमें बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। तो इसका मतलब है जब भी इस नीचे लेवल का टच करेंगे तब मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न नीचे लेवल को टच करने के लिए आया था। तो यहाँ पे इस जगह पे एंट्री बना था मगर एंट्री हुआ नहीं, क्योंकि कंपनी फाइनली इस लेवल को टच नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे मैंने टिगर लगा के रखा था कि अगर इसको टच करे तो मैं एंट्री लूंगा, तो एक्चुअली एंट्री नहीं हुआ। तो मैं इंतजार करूंगा जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो एंट्री बनेगा और इस हायर लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो क्या इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न्स दिखे, जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग रेंज का पैटर्न दिखे, क्या एंट्री हमेशा लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी का फाइनेंशियल ठीक है तो ही एंट्री बनेगा। अगर फाइनेंशियल बेकार है तो एंट्री लेना बहुत रिस्की हो जाएगा। तो इस बार क्या फाइनेंशियल ठीक हुआ? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा वीकनेस है। कंपनी के एक्सपेंस सेल सब कुछ देखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए इस बार लॉसेस में है। एक्चुअली लॉसेस क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का आधा से इनकम लॉसेस में है, तो इसलिए कंपनी का लॉस हुआ। नहीं तो कंपनी का लॉस होने का कोई भी चांसेस नहीं था। तो बेसिकली कंपनी का जो डेटा है वो यही बता रहा है कि कंपनी पॉजिटिवली रिजल्ट तो इस बार नहीं किया, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी के रिजल्ट बहुत हद तक कम हो चुके हैं। जो पहले 2000 मतलब 1400 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ करता था, वो प्रॉफिट घट के कितना हो चुके हैं? सिर्फ 450 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर एक बिग बिग वीकनेस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला और इसी वीकनेस पॉइंट के बेसिस में मुझे लगता है यहाँ पे कंपनी वापस जाने में थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं। बाकी कंपनी का जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी बिजनेस के ऊपर 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। देखिए पहली बात, केमिकल सेक्टर का तो हालत खराब है। टाटा केमिकल एक ऐसे सेक्टर है, पहले बता रहा था कि लिथियम आयन बैटरीज टाटा केमिकल खुद बनाएंगे, खुद के टाटा मोटर्स कंपनी के लिए। मतलब लिथियम आयन बैटरीज का जो केमिकल है वो खुद बनाएंगे, मगर यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा कि वो इस प्रोजेक्ट से हट चुके हैं और वो प्रोजेक्ट से वो बाहर हो चुके हैं। तो इसलिए कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। फिर भी देखिए ये जो मतलब जो जो बाउंस बाउंस बैक देखने को मिला था ना, तो सिर्फ वही न्यूज़ के कारण कि लिथियम आयन बैटरी के जो केमिकल है वो टाटा मोटर्स बनाएंगे, सॉरी टाटा केमिकल से बनाएंगे।
तो मेरा ओपिनियन यही है कि मैं इस कंपनी के ऊपर तब एंट्री लूँगा जब नीचे लेवल को टच करेंगे। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो बेसिकली केपीआई ग्रीन एनर्जी एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में एक ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल अच्छा खासा है, तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा एक अनाउंसमेंट करने जा रहा है। एक के बदले 10 शेयर कंपनी जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करने वाला है, वो भी स्प्लिट के लिए। तो जो लोगों ने निवेश करके रखे हैं तो उसके एक के बदले 10 शेयर कंपनी उसको देने वाले हैं। तो इसका डेट जब आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।